आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कारण और रिस्क फैक्टर क्या है। इस तरह से ये एपिसोड्स आते रहते हैं और इस एपिसोड्स को जो दोनों पोल पे हैं, डिप्रेशन का ऑपोजिट मेनिया का जो ड्यूरेशन का क्राइटेरिया है वो 7 दिन का है। तो और बहुत ज़्यादा स्टेज में आने के बाद में वो बहुत उन्माद में आ जाता है और ये लक्षण होने से क्या है कि उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उसकी सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसमें वो जो रिलेशंस हैं, बातचीत करना है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एपिसोड्स में डिप्रेशन आए, कभी भी मेनिया हाइपोमेनिया नहीं आया, उसको हम, और करंटली भी डिप्रेसिव फीचर्स हैं, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर 5 साल से लेकर के 50 साल तक किसी भी एज में हो सकता है। तो जब टीनेजर्स में बाइपोलर डिसऑर्डर होता होगा तो टीनेजर्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसको पहचानने में दिक्कत आने के चांसेस पाता। आज के हमारे टॉपिक पर बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत का ये सिलसिला चलता रहे। हमारे साथ हैं SMS हॉस्पिटल जयपुर के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील शर्मा। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कि हम बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या। बाइपोलर का मतलब है कि 2 पोल हैं, तो 2 पोल में एक तो आता है डिप्रेशन और एक आता है मेनिया। डिप्रेशन पे हम चूँकि पहले वीडियोस के अंदर विस्तार से बात कर चुके हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम 2 हफ्ते से ज़्यादा मूड का लो रहना, लो एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो अगर सिम्टम्स हैं ये डिप्रेसिव फीचर्स हैं, डिप्रेशन है। अगर ऐसा एपिसोड है, साथ में अगर उसके कभी मेनिया का अगर एपिसोड रहा है, कभी भी मेनिया या हाइपोमेनिया, इसका अगर एपिसोड रहा है कभी भी, तो हम ये जो मेनिया के बाद डिप्रेशन के बाद नॉर्मल, फिर डिप्रेशन, फिर नॉर्मल, फिर मेनिया, फिर हाइपोमेनिया, इस तरह से ये एपिसोड्स आते रहते हैं और इस एपिसोड्स को जो दोनों पोल पे हैं, डिप्रेशन का ऑपोजिट मेनिया का जो ड्यूरेशन का क्राइटेरिया है वो 7 दिन का है। तो या तो मेनिया का एपिसोड आया हुआ हो, उसकी हिस्ट्री हो, या हाइपोमेनिया की हिस्ट्री हो, साथ में डिप्रेशन की हिस्ट्री हो। तो ये एपिसोड्स अगर आए हुए हैं तो उसको हम लेबल करते हैं एज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें कि प्रेजेंट में जो एपिसोड है उसको हम मेंशन करते हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर प्रेजेंटली इन मेनिया और प्रेजेंटली इन डिप्रेशन। तो ये जो चक्र है उसको बाइपोलर बोलते हैं। सर, आप ये जो मेनिया और हाइपोमेनिया का जिक्र कर रहे हैं, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मेनिया के जो लक्षण हैं वो हैं कि व्यक्ति का जो मूड है वो एक्सेसिवली एलिवेटेड रहता है, बिना बात ही बहुत खुश रहता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, उसके जो थॉट्स हैं वो रेसिंग थॉट्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद थॉट्स लगातार आते रहते हैं और उसका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्टेज में आने के बाद में वो बहुत उन्माद में आ जाता है। और ये लक्षण होने से क्या है कि उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, उसकी सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसमें वो जो रिलेशंस हैं, बातचीत करना है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो जाता है, तो काम पे प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसको जनरली मैनिक फेज़ के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। तो ये जो स्टेज है इसको अपन मैनिक स्टेज बोलते हैं। दूसरा आपने पूछा कि हाइपोमेनिया क्या होता है, तो मेनिया से थोड़ा नीचे, यानी सिम्टम्स तो हैं, वो बोल भी ज़्यादा रहा है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम होगी, लेकिन वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जिससे कि उसके रूटीन की जो कार्य हैं उसमें कोई प्रभाव पड़े, उसमें कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े, या अभी हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी कार्यक्षमता पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी मैनिक से कम है, उसको अपन बोलते हैं हाइपोमेनिया। हाइपो मतलब कम और मेनिया, तो मेनिया का छोटा रूप।
इसमें जो ड्यूरेशन है वो 4 दिन का क्राइटेरिया है कि अगर हाइपोमेनिक फेज 4 दिन की है तो भी अपन उसको एपिसोड मान लेते हैं। तो हाइपोमेनिया अगर कहीं पे भी मैनिया और डिप्रेशन में अल्टरनेट होता है या डिप्रेशन आता रहता है, लेकिन एक एपिसोड की हिस्ट्री है कि पूर्व में 4 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मैनिक एपिसोड आया हुआ है, तो अपन उसको बोलते हैं बाईपोलर 1, यानी मैनिया इसमें है। अगर कभी भी उसकी हिस्ट्री के अंदर हाइपोमेनिया का एपिसोड आया हुआ है और मैनिया नहीं हुआ है, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन, हाइपोमेनिया, इस तरह की जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपन बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर टाइप 2 बोलते हैं। और मैनिक फेज, डिप्रेसिव फेज मैंने आपको बता दिया, और टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आपको बता दिया। सर, तो जैसे आप बता रहे हैं डिप्रेशन के बहुत सारे फेजेस हों और मैनिया या हाइपोमैनिया का कोई एक फेज़ हो, वो भी कई साल पहले, तो ऐसे में वो इंसान खुद या उसके फैमिली मेम्बर्स अगर बहुत बारीकी से ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो ये तो डिप्रेशन में ही काउंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप बहुत सही, आपने प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जब भी आप डायग्नोसिस करते हैं तो हमेशा कंसीडर किया जाता है कि कभी भी पास्ट में उसको मैनिक एपिसोड अगर आया है तो वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में ही आएगा, और वो डिप्रेशन के और बाइपोलर के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है, तो हमें बाइपोलर को कंसीडर करते हुए उसका ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर वाले और पेशेंट और जो डॉक्टर या जो क्लिनिशियन हैं या जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनको भी पास्ट की हिस्ट्री लेना अति आवश्यक है, जिससे कि आप सही डायग्नोसिस तक पहुँचें। जी सर, एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का जिक्र किया जाता है सर, ये क्या होता है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है वो डिप्रेशन का एक तरह का प्रकार है, और उस पेशेंट के अंदर डिप्रेसिव फीचर्स ही रहे हैं, है ना, डिप्रेशन ही उसको डायग्नोस हुआ है, उसमें कभी भी हाइपोमेनिया या मेनिया के फीचर्स या एपिसोड नहीं आया है, वो हमेशा डिप्रेशन ही रहे हैं। तो एपिसोड्स में डिप्रेशन ही डिप्रेशन आए, कभी भी मेनिया हाइपोमेनिया नहीं आया, उसको हम, और करेंटली भी डिप्रेसिव फीचर्स हैं, उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये। सर, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का एज से भी कोई कनेक्शन है? किसी पर्टिकुलर एज में ये होता है? देखिए, बाइपोलर ओवरऑल मोटे तौर पर एज जो है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है 5 से लेके 50 साल तक, लेकिन इसका जो मीन एज है वो लगभग 30 ईयर्स अराउंड है। और इसके अंदर जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मेल और फीमेल में लगभग बराबर सा ही पाया गया है, लेकिन जो अंतर है वो ये कि मैनिक एपिसोड जो हैं वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिले हैं, और डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा। सर, इसकी वजह देखिए, जैसे हम अपने पहले भी बात किया था कि जो फीमेल्स के हार्मोनल और बाकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो डिप्रेशन के लिए ज़्यादा हैं, और डिप्रेशन यूजुअली फीमेल्स में कंपैरेटिवली टू मेल्स थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो लगभग वही फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं जिसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओवरऑल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मेल फीमेल में लगभग बराबर है। सर, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर 5 साल से लेकर के 50 साल तक किसी भी एज में हो सकता है, तो जब टीनेजर्स में बाइपोलर डिसऑर्डर होता होगा तो टीनेजर्स में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी उनका बिहेवियर चेंज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको पहचानने में दिक्कत आने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो स्पेशली एडोलेसेंट्स या बच्चों के अंदर हम किसी भी साइकेट्रिक इश्यूज़ को देखते हैं तो उनमें सिम्टम ओवरलैप, और थोड़े से जो एडल्ट में जो सिम्टम्स आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट उनके अंदर आता है। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें हम कंसीडर करते हैं कि बाकी जो दूसरे साइकेट्रिक इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में से उनको अलग अलग सेपरेट आउट किया जाए कि ये किसी और तरह का पर्सनालिटी इश्यूज़ या कोई और चीज़ें हैं वो उनमें नहीं हो, जो एडोलेसेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सिम्टम्स के हिसाब से कंसीडर किया जाता है कि इसमें बाइपोलर उसको किया जाए या दूसरी कोई डिजीज़ है। सर, फिर वही सवाल आता है किसी भी बीमारी को लेकर के कि इसकी क्या वजह है, किस कारण से होता है?
देखिए इसके अंदर फिर से वही लगभग रीज़न है कि एक तो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, दूसरा आपका ये जो सोशल अपना रिदम है ये और रिलेशनशिप्स हैं, इसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो होता है। और एक जो चीज़ ये है कि जो मैनिक फेज़ होता है ये डिप्रेशन का हम ये कह सकते हैं कि डिफेंस है। तो डिप्रेशन का डिफेंस मैकेनिज्म एज ए मेनिया आया कि उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि अब लो फील हो रहा है, सब कुछ नीचे हो रहा है, तो लेकिन उसका डिफेंस क्या है, सब कुछ उल्टा हो। तो ये मैनिक फेज जनरली ऐसा माना गया है कि ये डिप्रेशन का ही डिफेंस रूप है। सर तो ये डिफेंस अपने आप हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है। एक्चुअल में हमारी साइकी है, इसके डिफेंस अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए और जो हमारे मन में आ रही हैं वो एक सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो वो चीज़ें निकल रही हैं, उनको कैसे डिफेंस करेंगे, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो वो कई मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, कई इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि डिफेंस मैनिक एपिसोड्स इज़ यूजुअली कंसीडर्ड एज अ डिफेंस। सर क्या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं? बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के साथ में रिस्क फैक्टर्स मेनली तो ये कि उनकी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई बाइपोलैरिटी है वो, दूसरा अगर कोई बायोलॉजिकल कुछ इश्यूज हैं या उनकी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें उनकी स्टेबिलिटी, मूड स्टेबिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो जो सिचुएशंस हैं वो एज ए रिस्क फैक्टर काम करते हैं। कई बार ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज़ जो हैं वो भी एक फैक्टर होते हैं जो बाइपोलैरिटी को प्रेडिस्पोज करते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, तो इस बात में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज़ क्या इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जा सकता है कि ये समस्या गंभीर रूप होने से पहले हम इसे प्रिवेंट कर लें? देखिए प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको हम रोकें। तो अपन बात करते हैं कि जेनेटिकली वल्नरेबल है और वो सिचुएशंस जिनकी वजह से ये प्रेसिपिटेट होता है, जैसे घर में वातावरण कैसा है, अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, बहुत तनावपूर्ण माहौल है, कि कोई पेरेंटिंग में डिस्कॉर्ड है या पेरेंट्स के अंदर कोई नशे की प्रवृत्ति है या बच्चे या स्वयं व्यक्ति में नशे की प्रवृत्ति है, तो इन चीज़ों से जो है वो प्रेसिपिटेट होता है। और लाइफस्टाइल, वापस हम बात करते हैं कि अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलते हैं और अपने स्ट्रेसेस को मैनेज करके चलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से, तो काफ़ी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लक्षण दिखते हैं और किसी कारण वजह से ये हो जाता है तो उसका तुरंत पहचान करके और तुरंत इलाज कराना और प्रॉपर इलाज कराना एक इसकी रेमेडी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, पास्ट हिस्ट्री के बारे में या पास्ट में कोई दवाइयाँ या कोई ट्रीटमेंट, उससे हम थोड़ा सा इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि कभी पास्ट में मान लो उनको मूड स्टेबलाइजर चले होने में और अधिक खुश होने में और हाइपोमेनिया में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जिसे जनरली घर वाले अगर ध्यान देते हैं तो उसको पहचान पाते हैं। और अगर इवेलुएट करवाने के लिए कोई ले आएगा तो ज़रूरत होगी तभी ट्रीटमेंट शुरू होगा, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो उनको बोल दिया जाएगा कि अभी अपन ये प्रिकॉशंस रखिए, ये वेट एंड वॉच करिए। साइको एजुकेशन अबाउट डिसऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कोर्स क्या रहता है, उनका प्रोग्नोसिस क्या रहता है और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसके वार्निंग साइंस, रिकरेंस, क्योर, सारी चीज़ें उनको अगर उस डिजीज़ के बारे में मालूम होगी तो उनको अच्छे से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मेनिया के इनिशियल फेज में या हाइपोमेनिया में व्यक्ति को ये समझ रहती है कि मेरे विचार तेजी से आ रहे हैं, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें आपकी पसंद का पता चलता है। कोई सुधार चाहते हैं या किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपकी रुचि है तो यूडेमोनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ताकि अपलोड होने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।